टॉपिक इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बिहेवियर थेरेपी एंड साइकोएनालिटिक थेरेपी। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, दूसरे बिहेवियर थेरेपी के बारे में, तीसरा साइकोएनालिटिक थेरेपी, फोर्थ है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बिहेवियर थेरेपी एंड साइकोएनालिटिक थेरेपी। देखिए थोड़ा सा देखेंगे समझिए। इंट्रोडक्शन में ये है कि मनोचिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, उनके निदान, प्रबंधन और रोकथाम की एक विशेष प्रक्रिया है, मेथड है जो अलग अलग डिसऑर्डर्स के लिए संबंधित मनोचिकित्सा का उपयोग कर उसको ठीक करता है। परंतु इन सभी मनोचिकित्सा के मध्य कई अंतर व समानताएं हैं जो हम इसमें देखेंगे। इसमें हम दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बिहेवियर थेरेपी और दूसरा साइकोएनालिटिक थेरेपी। सबसे पहले बिहेवियर थेरेपी में जानते हैं। बिहेवियर थेरेपी को हम 3 बिंदुओं में समझेंगे। जैसे मैंने पीडीएफ में भेजा है, ड्राइंग है। जो बिहेवियर होता है वो हमारे जैसे कि हम जो भी हमारे पर्यावरण इफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर, जो सीखने पे काम करता है, ठीक है, लर्निंग पे काम करता है कि हम किस प्रकार से सीखने, उस तरीके का हमारा पर्सनैलिटी डेवलप होता है। तो इसमें दो कंडीशन है, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। इसमें एक डॉग का उदाहरण जाने होंगे। डॉग की स्लाइवा जो सीक्रेट कर देता है, लेकिन ज़्यादा नहीं जाते हैं। और इसका जो जिसके जो जनक है उनका नाम वॉटसन है। जो बिहेवियरिज्म के बारे में बताए थे, तो ये दो कंडीशन में मतलब मेन चीज़ ये है कि जो बिहेवियरिज्म होता है, वो लर्निंग पे काम करता है कि हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं उस पर हमारा एक तरीके से जो भी हम सीख रहे हैं उस तरीके से हमारा पर्सनैलिटी डेवलप हो रहा है। बिहेवियर थ्योरी में क्या देखते हैं कि जो स्टिमुलस होते हैं, रिस्पॉन्स होते हैं और रीइंफोर्समेंट लगता है, ठीक है, किस प्रकार जिससे हमारा जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होता है। अब बिहेवियर थेरेपी कैसे किया जाता है? सबसे पहले है इट इज अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी विच फोकस ऑन चेंजिंग बिहेवियर। ये क्या करता है, उसके बिहेवियर को चेंज, क्योंकि जो मेन चीज़ है उसके बिहेवियर का ही है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, चेंज करता है, चेंज करने के लिए फोकस करता है। दूसरा है इंस्टेड ऑफ प्रॉबिंग द अनकॉन्शियस ऑफ एक्सप्लोरिंग द प्लेसेस, थॉट्स एंड फीलिंग्स, उसके थॉट्स फीलिंग्स में भी काम करता है ताकि उसका बिहेवियर क्या हो पाए, चेंज हो पाए। तीसरा है बिहेवियर थेरेपी ट्राइज टू एलिमिनेट द इन्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ ineffective और maladaptive patterns and handling it by applying basic learning techniques। क्या करता है कि जो भी इन्वायरमेंट प्रोसेस वगैरह होते हैं, जिस तरीके से हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, जैसे स्मोकिंग वगैरह ही हो गया, ठीक है, तो उस तरीके को जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको भी चेंज किया जाता है और उसकी जो मेलाडेप्टिव मतलब अपानुरूपित व्यवहार होते हैं उसको चेंज करके एक नया व्यवहार को लाया जाता है, नए व्यवहार को लाया जाता है। इससे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सिस्टमैटिक डेस्टिनेशन। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल है एडीएच में, जैसे किसी को एडीएच रहता है तो एडीएच किसी को है, छोटे बच्चों को है, तो उसको क्या करता है, एक तरीके से ठीक करने के लिए बिहेवियर थेरेपी दिया जाता है। दूसरा आते हैं मनोविश्लेषण साइको एनालिटिक थ्योरी के ऊपर। साइको एनालिटिक थ्योरी किस चीज़ पे काम करता है, इसको जो प्रतिपादित किए थे उनका नाम था सिगमंड फ्रायड। ये हमारे कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस पे काम करता है, ईगो और सुपर ईगो। अगर ये किसी तरीके से ईगो सुपर ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं तो हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारा जो बिहेवियर होता है वो प्रभावित होता है। जैसे मैंने बताया फिक्सेशन के बारे में कि ओरल फिक्सेशन होता है तो स्मोकिंग आ जाता है, च्युइंगम ज़्यादा करने लग जाते हैं हम लोग, ब्लोटिंग होने लग जाता है नाक से। एनल फिक्सेशन होता है तो ऑर्डिनरीनेस हो जाता है, ऑब्सेसिव हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए, जिद्दी हो जाते हैं। पैनिक फिक्सेशन होता है तो वैनिटी, खुद को ज़्यादा ध्यान देना और प्राइड एक तरीके से हो जाता है। अब आते हैं हमारे साइकोएनालिटिक थेरेपी में। सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है उसको एज्यूम किया जाता है, जैसे कि वो अनकॉन्शियस फोर्सेज एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। जो थेरेपी में सबसे पहले देखा जाता है कि हमारा जो पास्ट में काम करता है ना, पास्ट में जो भी अनकॉन्शियस कॉन्शियस जो भी हम अपने माइंड में जो भी चीज़ तैयार किए हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट में आके हम लोग को परेशान कर रहा है। क्यों परेशान कर रहा है? किसी चीज़ का फिक्सेशन हो गया है तो फिर किसी चीज़ का क्या हो गया है, हम जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं ना वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो थेरेपी एम क्या होता है कि हमको एंजाइटी को कम करना है अपने सेल्फ इंसाइट से, ठीक है। दूसरा क्या है, मेक पेशेंट्स अवेयर ऑफ हेजिटेंस एंड इंटरप्ट मीनिंग। जो भी वो इंटरप्ट मीनिंग बिना मतलब दिमाग में चीज़ें लगाता है ना उसको हटाना रहता है, ठीक है। इसके मैथड बहुत सारे साइकोएनालिसिस है, जिसमें फ्री एसोसिएशन है, डेसिडेंस है, ट्रांसपेरेंस है, डिमोरलाइज करके हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। दोनों का सिमिलर, बहुत सारे चीज़ सिमिलर ही होता है। एंजाइटी डिप्रेशन को कम करने के लिए किया जाता है।
और मेन चीज़ ये है कि इसको हम किसी गंभीर बीमारी में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बिहेवियर थेरेपी साइकोलॉजिकल थ्योरी। सबसे पहले ये बताया गया है कि इन दोनों तरह के मनोचिकित्सा का प्रमुख समांतर बिंदु ये है कि इनके द्वारा सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों का ट्रीटमेंट किया जाता है जो ज़्यादा गंभीर ना हो, जो ज़्यादा सीवियर ना हो। इसके बाद में बहुत सारी समानताएं भी हैं और अंतर भी है। सबसे पहला जो अंतर है वो उसके सिद्धांत पे है। जो बिहेवियर होता है वो उसका जो सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, वो कंडीशनिंग पे काम करता है। ये कंडीशनिंग ऑपरेट भी हो सकती है, ठीक है। किसी टाइप की जो कंडीशनिंग होता है वो कंडीशनिंग पे काम करता है, ठीक है। हमारा जो क्या होता है बिहेवियर होता है, लेकिन जो हम लोग का साइकोलॉजिकल थ्योरी होता है उस पर काम नहीं करता, कंडीशनिंग पे काम नहीं करता। वो किस पे काम करता है, एक तरह की असंगत सिद्धांत पर काम करता है जिसका प्रतिपादन स्पष्ट रूप से नहीं किया जा सकता है। हम उसको एक तरीके से सही तरीके से हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं। मेन चीज़ ना हमारे बिहेवियर किस तरीके से कैसे हम अपने बिहेवियर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद ना फिर जब जो असंगत सिद्धांत होते हैं, मेन चीज़ दोनों में डिफरेंस यही है कि जो ये है ये आपका कंडीशनिंग पे काम करता है और दूसरा है ये असंगत सिद्धांत पे काम करता है जिसका कोई पर्टिकुलर सिद्धांत नहीं है, ठीक है। दूसरा है उसका आधार, जो नियंत्रण प्रेक्षण होता है, जैसे कि बिहेवियर का जो आधार होता है वो नियंत्रण होता है, कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। हम कंट्रोल करके उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके उसका ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकल होता है वो कंट्रोल नहीं होता है, वो एक नैदानिक होता है जो ना अपनी जो चिकित्सक होता है वो अपनी निजी ओपिनियन के हिसाब से या तो अनुभव के हिसाब से उसको ट्रीट करता है। तीसरा है लक्षण में क्या होता है कि रोगी के लक्षणों को अनएडेप्टिव कंडीशनल रिस्पॉन्स माना जाता है। जो भी उसके लक्षण है उसको हम लोग क्या मानते हैं, अनएडेप्टिव कंडीशन मानते हैं। जब वह सीखता है, जैसे कि वो जो भी चीज़ सीखता है तो उसमें एक विशेष प्रकार का उसके ऊपर उस पर एक विशेष प्रकार का लक्षण विकसित हो जाता है। लेकिन साइकोएनालिटिक में क्या होता है कि एक प्रकार का अनकॉन्शियस कॉम्प्लेक्स का परिणाम होता है। जो भी हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना उसका ये परिणाम होता है, ठीक है। लक्षण समझ में आ रहा है, जो भी हम कर रहे हैं ना, जो भी हम लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो जो इसमें है बिहेवियर में है उसका कारण क्या होगा, उसके बिहेव पे इफेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसके जो साइकोएनालिटिक थ्योरी पे उस चीज़ को लेकर के काम किया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, इसमें क्या होता है, दोषपूर्ण सीखना होता है। किसी का अगर बिहेवियर चेंज है, गलत है, तो वो क्या होता है, वो कुछ दोषपूर्ण चीज़ सीखा होगा अपने इन्वायरमेंट से, हाँ उस चीज़ से, ठीक है। और जो दूसरा होता है इसमें साइकोलॉजी में, इसमें क्या होता है, रिक्रिएशन दमन कर देता है अपनी सारी जो भी चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में क्या करता है उसको सप्रेशन करके रख देता है। तीसरा क्या है, निर्धारक। लाक्षणिक का निर्धारक इंडिविजुअल डिफरेंस एंड एक्सीडेंटल इन्वॉल्वमेंट से होता है। सिंपल यही चीज़ है कि बिहेवियर की जब भी बात होता है ना, तो इसका जो भी लक्षण क्रिएट हो रहा है, जो भी उसके ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसका कारण क्या होगा, उसका आसपास का खुद का व्यक्तित्व, उसके आसपास का व्यक्तित्व, ठीक है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल होता है उसका कारण क्या होगा, उसको जो रक्षा प्रक्रम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा यूज़ करता है तो उसको बहुत सारी जैसे डिप्रेशन की चीज़ें सामने आ जाती है। छठवां है इतिहास। क्या होता है कि जो बिहेवियर थेरेपी होता है उसमें इतिहास की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ना के बराबर होती है। लेकिन साइकोलॉजिकल थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके पास्ट को चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, काफ़ी हद तक महत्व देते हैं कि हाँ उसके पास्ट में क्या हुआ था, उसके वो जो फिक्सेशन होता है ना, ओरल फैलिकेशन में किसी चीज़ में फिक्सेशन तो नहीं हुआ था, बट बिहेवियर में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। सातवां है उसका उपचार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे बिहेवियर का उपचार करने के लिए उसकी मेथड कि हम लोग ना एकदम सावधानीपूर्वक जो भी उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स और डायनेमिक्स होता है ना, उसको केयरफुली क्या करते हैं, विलोपित करने की कोशिश करते हैं, इसको ध्यान पूर्वक अच्छे से हटा सके। और जिसको जो मेजरमेंट यूज करते हैं साइकोलॉजिकल का, सपने के आधार पे क्या करते हैं, ड्रीम एनालिसिस करते हैं, उसके लक्षण को देखते हैं, उसकी क्रियाओं को देख करके करते हैं, उस पर अधिक बल डाला जाता है। जबकि हम इस पर नहीं देखते, बिहेवियर थेरेपी में हम लोग इस चीज़ पर ध्यान उतना नहीं देते हैं, बट उतना नहीं देते हैं। नौवां है नए लक्षण। अब इसमें क्या होता है, बिहेवियर में हम लोग जो भी वो गलत व्यवहार कर रहा है, उसका जो जिस वजह से उसका डिप्रेशन हो रहा है, उस व्यवहार को चेंज करते हैं, ठीक है, और नया व्यवहार को देते हैं। लेकिन जो व्यवहार चिकित्सा होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। देखिए बताइए मैं साइकोएनालिटिक थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं, जो भी उसका पास्ट का जो भी चीज़ें है ना उसको निकालते हैं, ठीक है, विलोपित करते हैं और उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। बट बिहेवियर थेरेपी में ऐसा नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल में कुछ चीज़ तो चला जाता है, लेकिन कुछ चीज़ नई चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, बट इसमें नहीं होता, बिहेवियर थेरेपी में ऐसा नहीं होता। लेकिन उसमें ये ध्यान देना पड़ता है कि आप जो भी कंडीशनिंग किए हो ना वो अच्छे तरीके से किया गया हो। जैसे जिसको क्या बोला जाता है, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स जो होता है, ऑटोनॉमिक पर्सनैलिटी जो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स पूर्णतः विलोपित कर दी गई हो, तभी इसमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है आपका साइकोलॉजी में, ठीक है। साइकोलॉजिकल थ्योरी थेरेपी एंड
बिहेवियर थेरेपी एक दूसरे से भिन्न है, हालांकि दोनों की मनोचिकित्सा के प्रकार है, दोनों के दोनों साइकोथेरेपी के ही प्रकार है, दोनों में हम लोग इलाज ही करते हैं। दोनों ही तरीकों में संबंधित डिसऑर्डर का इलाज मनोवैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है।